वेलकम टू द आंसर राइटिंग सीरीज फॉर जनरल स्टडी। क्वेश्चन मैं कल पोस्ट कर चुका था। आपका क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमें यहाँ पे एंशिएंट इंडिया के अंदर बताना है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर ऐसे क्या थे जो उनकी डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करते थे, कंट्रोल करते थे, ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सिंपली आपको बोला है क्वेश्चन में कि ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे। तो इसमें आपको सिंपल एग्जांपल्स देने हैं, अपने अलग अलग फैक्टर 6 से 7 फैक्टर आप एक्सप्लेन करेंगे और वहां ब्रीफली बताएंगे कि इस पर्टिकुलर फैक्टर ने एंशिएंट इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया था। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट एज यू नो कि हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन जब हम देंगे तो हम जनरली ये बताएंगे कि हम किन किन फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, ये बता सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर डिटरमाइंस मोर ऑफ द हिस्ट्री, जिसको हम एक जेनरिक वे में ले जा सकते हैं। सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक द सेटलमेंट पैटर्न, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ट्रेड रूट्स, कल्चरल एक्सचेंज एंड द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, एंशिएंट से प्रेजेंट टाइम तक इन्फ्लुएंस होती हैं। अब मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में डायरेक्टली बात करता हूं जो कि एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में इन्फ्लुएंस करते थे। सबसे पहला आपके हिमालयन माउंटेन रेंजेस, एक फिजिकल फीचर है हिमालयन माउंटेन रेंजेस, काफी हद तक इंडिया की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए ज्योग्राफिकल बैरियर की तरह हिमालयाज ने हमेशा एक्ट किया है। ठीक है, हिमालयाज एक्टेड एज ए ज्योग्राफिकल बैरियर। अब जब हिमालयाज जब ज्योग्राफिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास एक नेचुरल बैरियर के तौर पे हिमालयाज को देखा जा सकता है। तो हिमालयाज वर एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर। मैंने हिमालयाज एक हेडिंग दिया, फिर मैंने सब हेडिंग दिया कि नेचुरल बैरियर की तरह काम करते थे। अब नेचुरल बैरियर में चाहे इन्वेजन हो रहा हो, ठीक है, सेंट्रल एशिया से, या फिर आपका कोई सिक्योरिटी या अलाउइंग द सिविलाइजेशन टू डेवलप द रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड टाइप ऑफ टोपोग्राफी के अंदर अगर वो रहना चाहें, भाई एक सिविलाइजेशन ग्रो कैसे करेगी जब बाहर से आके उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो जो डेवलपमेंट है वो हिमालयास बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर करते थे। अब हिमालयाज सिर्फ एंशियंट कल्चर की डेवलपमेंट को ही इंश्योर नहीं किया, इवन हिमालयाज की वजह से हमारा क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस हुआ। यू नो क्लाइमेट से हमारा कल्चर ड्राइव होता है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, वो काफी हद तक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। जैसे हिमालयाज थे तो हिमालयाज ने हमारी इवन मॉनसूनल विंड को भी इन्फ्लुएंस किया। जो बे ऑफ बंगाल से विंड आ रही है उनके लिए एक बैरियर का काम हिमालयाज ने किया, जिसकी वजह से अच्छी खासी रेनफॉल होने लग गई। अब रेनफॉल होगी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अपने आप हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक एंशियंट एक्टिविटी जो है वो हिमालयाज के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हुई। उसके बाद में मेरे पास आते हैं सोर्स ऑफ रिवर। अरे रिवर के ऊपर तो हमारा कल्चर वैसे ही डेवलप हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लेकिन उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलप होने में इंडस का होना बहुत जरूरी था, और वो इंडस आई आपके फिर से हिमालय से। तो मेजर रिवर जैसे कि आपकी इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, पाटलिपुत्र जो है आपके महाजन पद के अंदर एक बड़ी फायर फाइटिंग का प्लेस हुआ करता था कि दैट पाटलिपुत्र शुड बी द कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर महाजनपद और दिस पर्टिकुलर महाजनपद, क्योंकि वो पावर का सिंबल था। बट वो पाटलिपुत्र एक दोआब है जो कि रिवर से ही बना हुआ है, और वो रिवर हिमालय से आ रही है, तो नेचुरली वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन टॉक अबाउट द इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट द इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करेंगे तो भाई फर्टाइल प्लेन की फॉर्मेशन जो है हुई है हमारी, वो फर्टाइल प्लेन जो है आपकी एंशियंट सिविलाइजेशन के लिए क्रेडल का काम करते थे, एक पालने का, एक झूले का काम इन्होंने किया है। तो क्रेडल ऑफ सेवरल एंशियंट सिविलाइजेशन वर दीज इंडो गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है, इस पे अच्छे खासे वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। फर्टाइल लैंड तो नेचुरल सी बात है, एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, पॉपुलेशन ग्रो होगी, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो कल्चरल रिचनेस डेफिनेटली देखने को मिलेगी। दूसरा, वाटर रिसोर्स। देखिए यार, किसी भी एरिया में जब पॉपुलेशन रहती है तो उसके सबसे बेसिक प्राइमरी नीड आती है कि एयर के बिना नहीं रह सकते। सेकंड नीड हमारे पास देखने को मिलती है वाटर। और वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, दैट इज सप्लाइड वाया रिवर्स, तो वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह देखा जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जो एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है या गैंगेटिक सिविलाइजेशन है, जिसमें वाराणसी और पाटलिपुत्र मैंने बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग, ट्रेडिंग, पॉलिटिकल पावर सेंटर हुआ करते थे। और सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि इंडस रिवर पे ही रखी जाती है, तो रिवर का काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। फिर नेक्स्ट पीटलर जो आपके पास में आता है वो आता है डक्कन प्लेटू का। देखिए डक्कन प्लेटू भी एक फिजिकल फीचर ही है, और वो डक्कन प्लेटू क्या करता है हमारे पास काफी हद तक हमारे कल्चरल सोसाइटी को, हमारे सोसाइटी को, हमारे कल्चर को, हमारे एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है।
एक यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर है। आप ये देखो कि ये यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर इसलिए एल्टीट्यूड में बहुत डिफरेंस होता है नॉर्दर्न प्लेन के और आपके पेनिनसुलर प्लेटू के। अब ये प्लेटू में जो आपका डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, उसकी वजह से क्लाइमेट डिफरेंट होता है, वेजिटेशन डिफरेंट होता है। ये जो विंध्या और सतपुरा रेंजेस हैं जहां से आपका दक्कन प्लेटू सेपरेट होता है, ठीक है ना, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस जहां से आपका दक्कन प्लेटू सेपरेट होता है, वहीं से हमारे पास नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया सेपरेट होते हैं, क्योंकि वो इतने डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे कि वहां से आना या जाना पॉसिबल नहीं था। और अगर लोग आएंगे जाएंगे नहीं तो कल्चरल एक्सचेंज कैसे होगा? अपार्ट फ्रॉम दिस रिच ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, द प्लेटू इज रिच ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। आपको शायद याद होगा, अगर इवन मैं मैसूर की बात करता हूँ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बात कर रहा हूँ, तो मैसूर बड़े पुराने टाइम से ही वेपन की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे मिनरल मिलते हैं, तो वहां से हम उनको हार्नेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी, और कॉटन कल्टीवेशन से हमारा जो वियरिंग स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है। कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर बात करेंगे तो आपको पता है कि एक साइड वेस्टर्न घाट, दूसरा ईस्टर्न घाट, वहां पे विंध्या सतपुरा रेंजेस, तो एक ट्रायंगुलर शेप में आपका पेनिनसुला जो है वो सेपरेट हो जाता है। अब पेनिनसुला अगर इस तरीके से सेपरेट होगा तो डेफिनेट सी बात है भाई, ये आपका कल्चरल सिग्निफिकेंस अलग लेवल पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमारे पास हो सकते हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आई वांट टू टॉक अबाउट सतवाहना डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो हार्टलैंड ऑफ द डायनेस्टी देखने को मिलती है, और ये ट्रेड रूट से काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कनेक्टेड भी थे। काफी बड़ी डायनेस्टी जो है काफी बड़े एरिया में फैली थी, तो दक्कन पे काफी बड़ा रूल इन्होंने किया है। लेकिन उनका जो कल्चर था वो नॉर्थ से कुछ सेपरेटेड था। कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि वो सेपरेशन फिजिकल बैरियर्स की वजह से था। इसी तरीके से कल्चरल रीजन के अंदर, एंशियंट डेवलपमेंट के अंदर हमारे कोस्टल रीजन का भी काफी बड़ा रोल है, क्योंकि कोस्टल रीजन से हमारे पास मैरीटाइम ट्रेड डेवलप हुआ। भाई आज के टाइम पे भी हमारी अलग अलग, जो एंशियंट टाइम पे हम पढ़ते थे कि हमारी मेसोपोटामिया में सील्स मिलती हैं, ये सब कैसे हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ? फिजिकल फीचर से, या तो वाटरवे से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, हमारे पास पोर्ट वगैरह थे तो पोर्ट वगैरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो वेस्ट एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी थी, साउथ ईस्ट एशिया की, आपके लोथल, भरूच, ठीक है ना, ये सब एरिया जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। इसके अलावा अब देखो, एक बंदा जब दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या रहेगा? कल्चरल एक्सचेंज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो टाइम था ना, उस टाइम पे सिर्फ हमारी जो डिपेंडेंसी थी, इट वाज ऑन द मॉनसून इटसेल्फ। ये भी आपका एक ज्योग्राफिकल फीचर है, मॉनसून पे ही डिपेंडेंसी थी, क्योंकि विंड्स की डायरेक्शन बदलती थी, तभी आपका शिप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि सम ट्रेडर्स विल कम, दे विल स्टे फॉर सम टाइम ओवर द एरिया, जब तक कि आपके विंड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती है। टिल दैट टाइम ट्रेड के लिए तो वो आए थे, कॉमोडिटी एक्सचेंज तो हुआ ही, लेकिन साथ साथ में कल्चरल एक्सचेंज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कल्चरल एक्सचेंज काफी हद तक देखने को मिल जाता है। जैसे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म जो है, अपने आइडियाज को, गुड्स को, रिलीजन को स्प्रेड करना, यही कल्चरल एक्सचेंज है। इसके अलावा फिशिंग और नेविगेशन, तो हमारी जो डाइटरी हैबिट्स वो भी यहीं से डिटरमाइन होती हैं। भाई इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में हमारे पास फिशेज जो है वो काफी हद तक कंट्रीब्यूशन करती हैं, स्किल डेवलपमेंट हमारे पास कंट्रीब्यूशन करती है। तो ये भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो कि एंशियंट इंडिया की डेवलपमेंट में काम आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जिसमें आपको आता है हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिलता है, जिसमें पोर्ट सिटी थी हमारी लोथल, दैट वाज अ सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर मैरीटाइम ट्रेड, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट थी, जो मेसोपोटामिया से लिंक्ड थी। वहां की हमारी सील्स जो है देखने को भी मिलती हैं, तो ये एक्सचेंज था। फिर चोला डायनेस्टी की अगर मैं बात करता हूं, तो चोला डायनेस्टी पावरफुल नेवी पोजेस करती थी, ये हमें पता लगता है। तो वो भी हमारे पास क्या हो गया? अभी ज्योग्राफिकल फीचर है, तभी तो ये डिटरमाइन हुआ कि ट्रेड कर सकते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट कर सकते हैं, नेवल पावर रख सकते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फिर थार डेजर्ट की इंपॉर्टेंस नजर आती है, दैट इज ऑल्सो ए ज्योग्राफिकल फीचर जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो थार डेजर्ट वाला पार्ट है, इसके लिए इंपॉर्टेंस किस तरीके से देखने को मिलती है? डेजर्ट जो है वो सेटलमेंट को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये एक तो बैरियर की तरह काम करता था, जो भी आपके इन्वेडर्स आते थे उनके लिए डेजर्ट एक बैरियर था। दूसरा एक अच्छा ट्रेड रूट भी था, सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट को कनेक्ट करते हुए आपका जो सिल्क रूट है उसके अंदर इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। फिर कल्चरल इंटरेक्शन की बात करेंगे तो आपके पास जो ऑसेस देखने को मिलते हैं, कुछ लेक्स देखने को मिलती है, वहां पे बहुत सारे लोग आते थे और वहीं सराउंडिंग में रहते थे, तो कल्चरल एक्सचेंज भी काफी इंपॉर्टेंटली यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये सिल्क रूट का पार्ट भी हुआ करते थे। फिर हमारा रिवर सिस्टम है, जिससे कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर होता है, सेटलमेंट पैटर्न डिसाइड होते हैं, हमारी रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। इवन जो बैटल्स आप पढ़ते हो ना, जैसे बैटल ऑफ हदस्पस पढ़ते हो आप,
डू यू नो इट वाज द नेम ऑफ द झेलम रिवर, ठीक है, एक बैटल जो है वो रिवर के नाम पे ही आपको की जा रही है, देखी जा रही है, नाम बताया जा रहा है, और उस रिवर की इंपॉर्टेंस बैटल के अंदर काफी ज्यादा है। एक पार्टी दूसरे साइड, दूसरी पार्टी दूसरे साइड, ये सब देखने को मिलता है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस जो है वो ज्योग्राफिकल फीचर्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जैसे आपकी कावेरी है, कावेरी रिवर डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा पे चोला पावर रूल किया करते थे और उनकी फूड सफिशिएंसी काफी अच्छी थी क्योंकि वो फर्टाइल डेल्टा है। ऐसी गंगा रिवर की मैं बात करता हूँ तो काफी सारे ऐसे एंशिएंट, इलाहाबाद एज ए टाउन, ठीक है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट टाउन है। भाई ब्रिटिश आए उस टाइम तक भी ये इन्फ्लुएंस जो है हमें नजर आ रहा है, तो वो सब इन्फ्लुएंस इसलिए था क्योंकि एंशिएंट टाइम से ये सिटी जो है काफी डेवलप थी। कंक्लूजन के तौर पे देखूं तो ज्योग्राफिकल फैक्टर मैं बोलूंगा कि पिवोटल पॉइंट है डेवलपमेंट के लिए एंशिएंट इंडिया के अंदर। जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हुई है, कल्चरल डेवलपमेंट हुई है, पावर डेवलप हुई है, वो सब इसी की वजह से हुई है। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस, वो सब देखने को मिलता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।